Hello student, good afternoon to everyone. Now we start chemistry lecture और हमने आपको स्लेडिंग इफेक्ट पढ़ाया था। स्लेडिंग इफेक्ट का मीनिंग बताया था, मीनिंग क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसके बाद स्लेडिंग इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए बताया था और एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक आपको एग्जाम्पल्स भी कराया था मैंने। कैल्शियम तक कराया भी था। एक एक्सेप्शन भी आता है इसमें, हीलियम। अब डी ब्लॉक के लिए कैसे करेंगे? डी ब्लॉक के लिए नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन्स डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाउ टू कैलकुलेट शील्डिंग इफेक्ट फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक के लिए मत लिखना, डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बराबर है क्या? हाउ टू कैलकुलेट shielding effect, how to calculate shielding effect for D and F electrons। अगर वो इलेक्ट्रॉन डी और एफ का होगा तो जरूरी नहीं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट होना चाहिए। अगर मान लो पी ब्लॉक का भी है, ठीक है, जैसे मान लो गैलियम है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 4p1। अब इस डी का निकालना होगा तो जरूरी नहीं कि वो एलिमेंट पी से डी से बिलोंग करना चाहिए। अब गैलियम जो है पी का है, लेकिन हमें इस इलेक्ट्रॉन का पूछा गया, तो उस इलेक्ट्रॉन का जब पूछा जाएगा तो मतलब हमें शील्डिंग इफेक्ट मेन क्या फोकस करना है, डी के लिए निकालना है। जरूरी नहीं कि वो एलिमेंट डी का हो या एफ का हो, डी इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल्स करता हूं, उसके बाद आप ध्यान से देखो क्या रूल होगा उसका। स्कैंडियम मैं लेता हूं, स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। स्कैंडियम का 21 होता है, 21। मैं अब ऐसे लिख दूं, ऑर्बिट नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। आप भी लिख सकते हो इसमें 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 6 और 1 कितना हो गया? 8 और 1 9। और यहां कितना हो गया? सही है ना? यहां 2 हो गया। तो ऑर्बिट नंबर 3 में कितना हो गया? 2 6 और 1 9। और ये ऑर्बिट नंबर 4 में हो गया। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लिख के देगा। अब यहां से क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बी केयरफुल है, यहां ध्यान से सुनो सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां के? एस के हैं। अगर मैं बोलूं कि इस इलेक्ट्रॉन्स का निकालो, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के अगर हम बारे में बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन एस का है और ये इलेक्ट्रॉन एस का है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पे तुम्हें सिग्मा निकालो, रिपल्सन निकालो, इस इलेक्ट्रॉन पे, इस पे स्टार लगा दे रहा हूं मैं, स्टार वाले इलेक्ट्रॉन पे मैं क्या निकाल रहा हूं? सिग्मा। तो क्या वैल्यू होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, एस ऑर्बिटल से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जो हम सीखे हैं लेक्चर, इससे 2 पहले वाला लेक्चर में वही रूल चलेगा। तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन है इनटू
0.35 प्लस, ध्यान से सुनना सारे, जस्ट उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन 9 है, 9 इंटू 0.85 प्लस जस्ट उसके अंदर वाले ए भी है और ए भी है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन इंटू 1, ये हो गया आपका 0.35 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो, तुम भी निकालो सारे स्टूडेंट, सबका आ रहा है, सारे निकालो। हाँ, वैष्णवी का आया है 18, सही है ना? तो इस इलेक्ट्रॉन के बोला गया तो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना आ गया, ये आ गया, और जेड इफेक्टिव ये आ गया, बरोबर है। अब ध्यान से सुनना सारे स्टूडेंट, बी केयरफुल। अब मैं अगर बोलूं कि यहां जो 9 इलेक्ट्रॉन है ना, 9 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 3 में, जिसमें कि एस में 2 है, पी में 6 है और डी में 1 है। अगर मैं बोलूं कि इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन निकालो, इस इलेक्ट्रॉन का जो हमने बॉक्स बनाया है, ध्यान से सुनना सारे, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आउटर सेल का ही निकालते हैं, हम इनर का भी निकाल सकते हैं, बस अर्थ है कि हमें किसी इलेक्ट्रॉन्स का पूछा जाए, किसी इलेक्ट्रॉन्स का भी हम निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, अब इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन इसके वजह से होगा, इनके वजह से होगा, इसके वजह से होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन इधर होगा, हमें इधर वाला रिपल्सन चाहिए। तो अगर इसका पूछा जाएगा तो इसका हम रिपल्सन काउंट नहीं करेंगे, पहला चीज, क्योंकि इसका रिपल्सन इसको इधर पुश करेगा, और इधर पुश करने का मतलब ये अट्रैक्शन में चला जा रहा है, तो हमें इस डायरेक्शन वाला रिपल्सन चाहिए, ये इसको इधर रिपल्सन करेगा, ये हमें नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आउटर सेल का पूछा जाए तो तुमको मैंने सिखा दिया, लेकिन अगर इनर सेल का पूछा जाए, तो इनर सेल का पूछा जाए तुमसे, चलो पहले 3D छोड़ दो, पहले तुम 3D1 है ना, अभी इसी इलेक्ट्रॉन का निकालो। इस इलेक्ट्रॉन का अगर हम निकालते हैं तो केस वन तो हम कब से पढ़ रहे हैं, 2 दिन से ही केस 1 ही पढ़ रहे हैं। अब केस 2 पे आ जाओ। केस 2, अगर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में रिपल्सन पूछा गया तो इसका जो रिपल्सन होगा इस दोनों की वजह से काउंट नहीं होगा, पहला पॉइंट। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम अलग अलग लिख देंगे, बराबर है क्या? एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम अलग अलग लिख देंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन पर हमें रिपल्सन निकालना है, तो इसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा और इसके वजह से होगा। इसके वजह से होगा लेकिन डायरेक्शन अलग होगा, इधर हो जाएगा, हमें डायरेक्शन ये चाहिए। तो कुल मिला के फाइनल कंक्लूजन ये है कि अभी तक हम आउटर सेल का निकाला करते थे, अब अगर हम इनर सेल का निकालेंगे, अगर हम इनर सेल का निकालेंगे तो इसका रिपल्सन का वैल्यू तुम्हें काउंट नहीं करना होगा। और ये अगर है तो अगर हम निकालते हैं इस पे, यानी इस स्टार पे हम स्टार वाले पे निकालते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन स्टार डबल स्टार वाला अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर और कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इंटू कितना हो जाएगा? 0.35। तुमको इससे मतलब नहीं है कि वो एस का है कि पी है, जब जिस ऑर्बिट का तुम निकालो उस ऑर्बिट का 0.35 तुम्हें मानना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं निकालूं तो इसका 0.35 होगा, इसके वजह से इनका जो वैल्यू होगा इसके ऊपर, ये सोच लो तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं के बराबर है, लेकिन है भी। तो इसके में इसका रिपल्सन
8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 6 7 8 ये वेरी नहीं करता है कि डी क्या है कि एस क्या है कि पी क्या है, रिपल्सन के मैटर में 8 इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस पर रिपल्सन वैल्यू क्या हो गया 8 इंटू 0.35। जस्ट इनर वाला 8 इंटू 0.85, जस्ट इनर वाला वही रूल जो हम पढ़े हैं, रूल चेंज नहीं होने वाला, जस्ट उसके इनर वाला 2 इंटू 1, बस स्टे वाला से रिपल्सन का वैल्यू हमें नहीं लेना होगा। अब जल्दी साइड करो, ये हो गया आपका 0 11.6 हो गए ना। अब हम बात करते हैं इस सिग्मा आ गया, अब हमें जेड इफेक्टिव निकालना है। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा 21 माइनस 11.6। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने जेड इफेक्टिव निकाला है ये इस इलेक्ट्रॉन पे निकाला हमने, इस इलेक्ट्रॉन पे निकाला है, इस पे नहीं निकाला है, बराबर है क्या। तो इसका हम किसी इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन निकाल सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन का हम रिपल्सन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा केस 2 में हमने इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन निकाला है, तो इसके वैल्यू हम नहीं लेंगे। नॉर्मल ये सोच लो तुम्हारे लिए नहीं है, इसका निकालना है तो इसमें कितने और इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन 6 7 8, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है 8 इंटू 0.35, जो हम नॉर्मल केस 1 में करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे। उसके जस्ट इनर में 8 इंटू 0.85, उसके जस्ट और इनर में 2 इंटू 1, यानी जो हम पहले करते थे वही अभी भी कर रहे हैं। बस एक क्या करना है, जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्सन का वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करना है, बस इसी चीज का थोड़ा सा हमें केयरिंग करना है। बाकी नॉर्मल तरीके से जैसे हम निकालते थे वैसे निकालेंगे, और तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये एस क्या है कि पी क्या है कि डी क्या है। रिपल्सन जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे लिए 8 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। एस और डी को देख के हम इसका वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, बराबर है क्या। एस और पी और डी को देख के हम ये 0.35 और 0.85 नहीं लिखा करते हैं। ये केस 1 आपको क्लियर हो गया, केस 2 भी आपको क्लियर हो गया। अब केस 3 देखो, केस 3 में हम क्या करेंगे, केस 3 में अब यहां पर अगर डी की हम बात करें तो केस 3 ध्यान रखना, अगर मुझे यहां पर केस 3 में अगर मुझे यहां पर डी वाला के लिए बोल दिया जाए, मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, डी वाला के लिए बोल दिया जाए 3D1 पे जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का तुम शील्डिंग इफेक्ट निकालो। अब ध्यान देना, यहां पे अगर हम शील्डिंग इफेक्ट निकालेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन डी और एफ से बिलोंग करता है तो देखो, अब तुम्हें डी और एफ में क्यों बोल रहा हूं, वैल्यू लिखते समय डी और एफ का कोई मैटर नहीं करता है। जिस इलेक्ट्रॉन पे तुम निकाल रहे हो शील्डिंग, वो एस का या पी का होता है तो ये रूल चलता है। मैं सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जिस इलेक्ट्रॉन का तुम शील्डिंग इफेक्ट निकाल रहे होते हो, अगर वो एस और पी से बिलोंग करता है तो ये रूल चलता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डी और एफ से बिलोंग करेगा तो उससे भी आसान एक रूल आता है। अब ध्यान से सुनो, अगर इसका निकालना है तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को काउंट करो 6 7 और 8, तो यहां हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35, तो 8 इंटू 0.35, शायद इसमें भी तो ऐसा ही था, तो चेंजेस कहां दिख रहा, अभी नहीं तुम्हें दिखेगा। अब अगले स्टेप में जैसे तुम यहाँ 8 से किससे मल्टीप्लाई करते थे 0.85 से करते थे, अब तुम्हें वो नहीं करना है। अब जस्ट उसके अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 8 + 2 इलेक्ट्रॉन 10, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 से, यानी ये वाला जो बीच वाला जो था 8.85 वाला उसको हटा देना है। यानी अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डी से बिलोंग करता है, चाहे यहां डी हो या यहां डी हो, अगर वो डी से इलेक्ट्रॉन जो है डी से या एफ से बिलोंग करता है तो यहां रहने वाला इलेक्ट्रॉन को 0.35 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके जस्ट इनर वाले सबसे 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसमें 0.85 वाला रूल खत्म हो जाता है।
बरोबर है। तो इसमें पॉइंट, इसमें जो होता है वो 0.35 वाला रूल खत्म हो जाता है, 85 वाला रूल खत्म हो जाएगा। ये आप निकाल दो, इसमें निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 40/28। 2.8 और ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 12.8। तो सिग्मा कितना आ गया 12.8। जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 21 माइनस 12.8, 12 13 8.2 और इसका कितना आया था 9.4। तो यानी एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन 3 का है ना, मैं वो गलती से 4 लिख दिया था, 3 4 तो यहाँ है ना। आंसर सब सही है, बस वो 3 की जगह 4 लिख दिया था। तो 4s और 3d, ये 3s का निकाला था, ध्यान रखना, ये 3s का है और ये 3d का है। तो बताओ किसका अट्रैक्शन ज्यादा है, 3s का या 3d का? तुम बोलोगे 3s का ज्यादा है ना। जेड इफेक्टिव वेरी कर जाता है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में है कि डी में है। वो नेचर अलग अलग होता है, डी का डिफ्यूज इन नेचर होता है, डी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग थोड़ा कम होता है। डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा शील्डिंग, यही तो मैं तुम्हें बताऊंगा, एस का ज्यादा होगा, पी का ज्यादा होगा, फिर डी का होगा, फिर एफ का होगा। शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के रहने पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा शील्डिंग एस में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर पी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर डी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का, फिर एफ में रहने वाला होता है। तो मैं अभी सब कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। किसी किसी का डाउट है सर इसको। नाउ अनदर एग्जांपल इज गैलियम। मैं तीनों केसेस करके आपको दिखा रहा हूं, आप उसमें अच्छे से समझना। इसके बाद और भी एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले लिख लिए, लिखने के बाद इसको कन्वर्ट कर दो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और 6, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 3 में कितने 18 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 4 में कितने 3 इलेक्ट्रॉन। बरोबर है क्या? चलो अब पहले हम केस नंबर 1 निकालते हैं। केस 1 में हम इस इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे इस बात को जब हम केसेज पढ़ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं वो इस चीज का हम कैटेगरी करेंगे, एस या पी का होना चाहिए या डी और एफ का होना चाहिए, क्योंकि डी और एफ के लिए अलग रूल हो जाएगा और एस और पी के लिए अलग रूल हो जाएगा। तो मैं इस एस और पी में कोई लेना देना नहीं, एस और पी के लिए जैसा होगा वैसा ही लिखेंगे, डी और एफ के लिए जैसा होगा वैसा ही रूल लिखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हम निकाल रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, या तो एस का होगा या तो पी का होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये 3 इलेक्ट्रॉन, वो 4 में 3 इलेक्ट्रॉन है, एस का होंगे या पी का होगा। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में तुम किससे मल्टीप्लाई करते थे 0.35 से। 20 एग्जाम्पल्स कराया हूं, भूल मत जाना। प्लस जस्ट उसके अंदर वाले कितने इलेक्ट्रॉन है 18, किससे मल्टीप्लाई करते थे 0.85 से। जस्ट उसके अंदर वाले कितने हैं 8 और 2 10 हो गए, तो 10 इंटू कितने से करते थे 1 से। यहां कितना हो जाएगा 0.70 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 18 इंटू 0.85, कितना आ गया 18 इंटू 0.85 कितना आ गया 15.3 आ गया ना 15.3। तो यहां हो गया 15.3 प्लस 10, यहाँ 10 होगा
प्लस होगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 10 26 26, बरोबर है, आया भी है वैष्णवी का। तो हम इसमें जेड इफेक्टिव, सिग्मा का वैल्यू आ गया, हम जेड इफेक्टिव निकाल देते हैं। जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 31, गैलियम का होता है एटॉमिक नंबर -26, बरोबर है। मैं सब चीज निकाल के दूंगा भी, ऑब्जर्व भी करवाऊंगा, ठीक है। तो देखते रहो बस एग्जांपल, ये तो पहले से केस 1 हम जानते थे। ये कितना हो जाएगा 5, आ गया ना 5। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में ये हमें आउटर सेल वाला का हमने निकाला था, आउटर सेल का निकाला था, आउटर सेल का। अब आउटर सेल के बाद हम इनर सेल का हम निकालने चलते हैं, इनर सेल का निकालने चलते हैं। तो केस 2 में हम इनर सेल का निकालते हैं, और वो भी इनर सेल हम ये मान के चलते हैं कि ये इनर सेल जो है 3 वाला, तो 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो थोड़ा सा इसमें 18 में से एस में 2 है, और पी में कितना है, पी में 6 है, और डी में कितना है 10 है, यही है ना 18 है कि नहीं है। तो हम मान के चलते हैं इस दोनों में से किसी एक का निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी के लिए अलग हो जाएगा और एस और पी के लिए अलग हो जाएगा। तो मान के चलो कि जो हम केस 2 में इनर के लिए निकाल रहे हैं, उस इनर में भी हम एस का निकाल रहे हैं, या लिख के तुमसे क्वेश्चन में देगा कि 3s का निकालो और या 3p का निकालो, तो बात बराबर है, 3s का निकालो या 3p का निकालो, बराबर है। तो क्वेश्चन में तुमसे जब देगा तो लिख के देगा कि तुम्हें किस इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है, तो हमें 3s का या 3p का निकालना है, 3d का हम केस 3 में निकालेंगे, बराबर है। तो इस इलेक्ट्रॉन को तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है, पहला चीज। सेकेंड, 3s के और 3p का निकालना चाहे किसी का। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पकड़े तो 17 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो 17 इंटू 0.35 कर देंगे। ये जो वैल्यू है वो एस और पी पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना। ये वैल्यू अगर उसी ऑर्बिट में है, उसी में है, बराबर है क्या, तो 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके अंदर वाले में 0.85 से, उसके अंदर वाले में 1 से। ये वैल्यू एस और पी को देख के चेंज मत कर देना, ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 18 में से जिस पे निकालना है वो 17 हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हमें 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके द्वारा तो हम लिखेंगे नहीं, ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम इनर पे निकाल रहे हैं। तो इसको निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जिस पे निकालेंगे तो उसका वैल्यू लेंगे नहीं, और ये 17 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 0.35, हम ये पढ़ते आ रहे हैं। जस्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना लेंगे 0.85 प्लस उसके जस्ट अंदर वाले का वैल्यू क्या लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लेंगे, क्या ले लेंगे 1। अब कर दो कैलकुलेशन। वैष्णवी का साक्षी का भी आंसर आया, देखते हैं। तो 17 इंटू 0.35, ये आ गया 5.95, आ गया ना 5.95 प्लस ये हो गया 6.80 प्लस 2, तो 5.95 प्लस 6.8 प्लस 2 कितना आ गया 14.75। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड इफेक्टिव हो जाएगा 31 माइनस 14.75, क्या आ जाएगा 16.25 आ जाएगा ना। हाँ सबका आया भी है। शुभम बुलाज 14.75, अच्छा वो वाला आया है क्या। चलो जेड इफेक्टिव निकालें। कोई डाउट नहीं है ना तुम्हें, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। हम फिर से और दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तुम अभी एस और पी भूल जाओ, एस और पी भूल जाओ, पहले इनर और आउटर पे देखो। आउटर के लिए ये है, इनर इनर के लिए ये है, बराबर है, क्लियर हो गया ना। अब तुम्हें अगर इनर के लिए निकालना है तो वहां पर 0.35 से ये कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, देखो कुछ भी नहीं हुआ चेंजेस,
हुआ है क्या? कुछ भी नहीं चेंजेज हुआ है, बस एक चेंजेज है कि जब हम इनर का लेंगे तो आउटर का हम कंसीडर नहीं करेंगे, कोई चेंजेज नहीं हुआ है, बराबर है। तो केस नंबर 1 और 2 क्लियर हो गया। तो मुझे ये बताओ, क्या बताओगे कि यहां पर अगर हम बात करते 4s में, 4s में इस इलेक्ट्रॉन पे तुम निकाले ना, और मान लो इसको हमने निकाले 3d पे 3s पे निकाले, तुम इस पे 3s पे निकाले और तुम 4s पे निकाले, इसका वैल्यू कितना गिरा? 5। तो ये किसका था? 4s का था ना 4s का, और ये किसका है? 3s का है। ये किसका है? 3s का है या नहीं है? तो 4s में और 3s में किसका ज्यादा आया? 3 का ज्यादा आया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो 4s में और 3s में किसका ज्यादा आया? किसका ज्यादा आया? 3 का। यानी जो जितना पास होगा उसका अट्रैक्शन क्या होगा? जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। यानी अगर 1s और 2s में बात करें तो किसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा? इसका। यानी जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन। 1s में और 2s में किसका ज्यादा होगा? 1 के, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में है। और ये चीज केस 1 और केस 2 से हमें प्रूव भी होता है। अगर 2s और 3s में बात करें तो 2s का, 3s और 4s में बात करें तो 3s का। अभी अभी देखा हमने 3s और 4s में इसका इसका आ रहा था क्या? इसका 16.25 आ रहा था, उसका 5 ही आ रहा था, बराबर है क्या? तो कहने का मतलब ये है, अगर तुमसे कोई कंपेयर करने के लिए बोले कि किसका ज्यादा है, तो जो सबसे न्यूक्लियस के नियरेस्ट होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अट्रैक्शन, हम जेड इफेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। यानी तुम्हें पहले नंबरिंग देखना है। कैसे नंबरिंग देखना है? 1 और 2 है तो 1 को ज्यादा मानोगे, 2 और 3 है तो 2 को ज्यादा मानोगे। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बराबर है क्या? एन पढ़ लियो ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना कम होगा उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। लिख लेना। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में रहेगा। तो हम सोच के भी देख सकते हैं और अभी अभी वैल्यू निकाल के भी हमने देखा है। तो दोनों काम करके हमने देखा कि 4s का कितना आ रहा था? 5, और 3s का कितना आ गया? 16.5। तो ये 3 और ये 4, तो जितना n कम होगा उतना ही जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। या ऐसे सोचो, न्यूक्लियस से जो चीज जितना पास में होगा उतना ही उसका अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सोच के भी देख सकते हैं और इस चीज का प्रूफ भी हमारे सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुमसे कोई कंपेयर करके पूछे कि कि किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो बिना निकाले तुम बता सकते हो। कैसे? अगर बाय द वे एन का वैल्यू सेम गिर गया, 3s और 3d आ गया, तो अभी अभी तुम्हें हम निकाल के दिखाए 3s का ज्यादा होगा, 3d का कम होगा। या अभी हम निकाल के देख भी लेंगे इसमें। तो कहने का मतलब है s का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर d का होता है, सॉरी p का होता है, फिर d का होता है, फिर f का होता है। बराबर है ना? तो इस चीज को आप थोड़ा ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व नहीं भी करोगे तो मैं तुम्हें बताता रहूंगा, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। हालांकि बाद में मैं इसको लिखवाता हूं। अभी केस नंबर 3 लेके आते हैं। तो हमने इनर सेल का निकाल लिया और आउटर सेल का निकाल लिया। तो केस 1 और केस 2 क्लियर हो गया हमारा, इनर सेल और आउटर सेल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, चाहे वो इनर हो या आउटर हो, तो समझ में आ गया इनर और आउटर का क्या होना चाहिए? इनर और आउटर का क्या होना चाहिए? समझ में आ गया। अब अगर इनर हो या आउटर हो, केस नंबर 3, केस 3, अगर वो इनर हो या आउटर हो, तो इनर होगा तो रूल वहीं चलेगा, आउटर होगा तो वहीं रूल चलेगा जो चल रहा था। किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है।
अगर इनर है तो आउटर वाला को छोड़ देना है, आउटर है तो सबको पकड़ लेना है। लेकिन अगर इनर और आउटर के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन अगर डी और एफ से बिलोंग करता है, इफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू डी एंड एफ, इफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू डी एंड एफ। अभी तक जो हम निकाल रहे थे वो ज्यादा किस पे निकाल रहे थे, एस और पी का था। अभी तक हमने एक भी डी इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं निकाला, अब डी इलेक्ट्रॉन्स पे निकालते हैं। तो चलो यहां हमें डी मिला, यहां तो डी है नहीं, तो यहां हमें डी मिला, ध्यान से देखना, 3 में डी मिला, 4 में डी है क्या, नहीं है। तो इस डी पे निकालते हैं, 3D पे निकालते हैं। तो 3D में जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसमें से किसी एक पे निकालते हैं। तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूं मैं, ये 3D एक 1 लिखता हूं और यहाँ पर 3D 9 लिखता हूं। दोनों को मैं जानबूझ के थोड़ा समझने के लिए सेपरेट कर दिया। तो यहाँ 1 लिख दिया, थोड़ा सा इसको ऐसे समझो। यहाँ पर 3s है, 3p है और 3d है, तो 9 लिखता हूं और 3D में 1 लिखता हूं। यहाँ क्या है, 4s2 है, 4p1 है। अब ये s2 है, p6 है। अब इस d का निकालना है, इसका निकालना है। तो तुम क्या करोगे, अभी तुम्हें मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। बाकी इलेक्ट्रॉन को काउंट करो 3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 18 ही थे ना, 10 और 8 18। तो 18 में जिस पे निकालना है उसको एक छोड़ दो, छोड़ दिए, सेम वही रूल है, उस पहले भी छोड़ा करते थे। अब ये आउटर से लिए तो इसका तो हमें लेना नहीं है। अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और जिस पे निकालना है वो 3D का इलेक्ट्रॉन है। तो उसके अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 है, 9 2 11 6 17। अब 17 का वैल्यू कितना होगा, 0.35, वही जो पहले हमारा आया करता था, बरोबर है क्या। तो वैल्यू वही गिरेगा, तो चेंजेस कहां होगा, तो जस्ट इसके अंदर जब हम जाते थे तो 8 × 0.85 करते थे। ये काम हम करना बंद कर देंगे, ये काम करना बंद कर देंगे। अब उसके अंदर वाले में एक से वैल्यू, अंदर वाले 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके अंदर वाले भी है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 0.85 का यहां पर काम खत्म कर देंगे। उसके अंदर वाला 1 से, 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 यानी 0.85 का यहां पर काम खत्म कर देंगे हम। बराबर, सबको समझ में आया क्या करना है, इसमें क्या डिफरेंस आया, केसेज में क्या डिफरेंस आया, बस 0.85 का काम हमने खत्म किया और कुछ नहीं किया है। तो 17 × 0.35, ये 5.95 हो गया, 5.95 ये हो गया 5.95 प्लस 8 प्लस 2 यानी 10 5 15 15.95। जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, तो 31 माइनस 15.95, 16 4 20 10 30 11 11 4 15 15 16, तो ये हो जाएगा 4 11 4 15, कितना हो गया, 16 14, यही आएगा ना, 15 सही है। तो 29 और 31, 15 14 29 और 31, यहाँ 15 आ जाएगा, 15.05, बरोबर है क्या। सबका आया भी है, प्रणव का भी, साक्षी का 10 पॉइंट क्या भेजिए, ये 15.05 ये आ गया हमारा। ये किसका आया, 3D का आया। अब मुझे ये बताओ, अभी अभी जो केस 2 में 3s का निकाले थे तो कितना निकाले थे, 3s का भी कितना निकाला था तुम, 31 16 पॉइंट समथिंग आया था ना। 3s का कितना निकाले थे केस 2 में, जल्दी से लिख के भेजो मेरे को, 16.25, 3s का 16.25 आया था ना। अब देखो ये किसका है, 3D का है, और ये किसका है, 3s का है। तो 3s में और 3D में कंपेयर करोगे तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका है। तो अगर 3s पूछा जाएगा और 3D पूछा जाएगा तो बोलोगे 3s का, S P D और F। तो पहला हमारा, अगर तुमसे बिना निकाले तुमसे पूछा जाएगा तो कैसे बोलोगे, तो 1 2 3 4 5 इसका कंपेयर करोगे पहला। दूसरा कैसे करोगे, अगर सेम आ गया तो इफ, जैसे 3 और 3 सेम आ गया तो इफ n इज सेम, अगर n सेम आ गया तो S
पी डी और एफ। ये किसका कैलकुलेशन आ गया हमारा? ये हमारा आ गया जेड इफेक्टिव, बिना निकाले लॉजिक। तुम्हें मैं प्रूव करके भी दे दिया 3s में और 3d में 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। अब सोचोगे ये कैसे, सब तो सेम डिस्टेंस में, ऑर्बिट चेंज हो रहा है। तो ऑर्बिट चेंज होने से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग होता है, अट्रैक्शन भी अलग अलग होगा। इनका एनर्जी इनके एनर्जी से अलग अलग है, तो एनर्जी अलग है तो अट्रैक्शन कैसे सेम हो जाएगा? तो ये सब कुछ अलग अलग होता है। सब कुछ बोले तो इनका स्पीड भी अलग अलग होता है। स्पीड मतलब ऑर्बिटल्स का नहीं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, सारी चीजें डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो 18 इलेक्ट्रॉन है सब एक जैसा नहीं है, वो डिफरेंस हो जाएगा। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। ये पॉइंट नंबर 3 क्लियर हुआ सबको? हैव यू एनी डाउट एनी स्टूडेंट?